हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच और डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन बैंक आप सब कह सकते हैं। एग्जाम 28 अगस्त 2019 को शिफ्ट फर्स्ट है, नर्सिंग ऑफिसर का ये एग्जाम हुआ था। इसका सॉल्यूशन हम सब करने वाले हैं। ये जीएस का है, आप सबको पता। और यहाँ पे जो नॉन नर्सिंग या नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप सब जानते भी होंगे। और अगर आप डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर या फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है और वहां से जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस और मैथमेटिक्स से कोशिश है कि आप सबका कोई नंबर ना कटने दिया जाए, क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस के साथ हम सब ये भी जानेंगे कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप सब उनको आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो चलेगा, अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। 28 अगस्त 2019 शिफ्ट फर्स्ट नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है और सभी प्रीवियस पेपर विद मॉक टेस्ट भी कंप्लीट 200 क्वेश्चन का आप सब वहां से ले सकते हैं एप्लीकेशन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स किकली डांस इज एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जो है किकली नृत्य जुड़ा हुआ है? त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब। किकली नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है। आप सबको पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ है। लास्ट टाइम की क्लास को आप देखिएगा, वहां पे भी हम लोग बात कर रहे थे किकली कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ है। इसके साथ पंजाब के कुछ और भी जो आप सबको याद रखने हैं वो कौन से हैं? भांगड़ा पंजाब से ध्यान रखना है। उसके साथ जो है गिद्दा भी आपको पंजाब से ध्यान रखना है। एक जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो गया है किकली डांस करके, ये भी आप सबको यहाँ से याद रखना है, किकली। उसके साथ है एक गतका। गतका जो है ये एक आपका मार्शल नृत्य है। गतका एक लाठी है भैया, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। गतका और लाठी दोनों ही जो है ये युद्ध नृत्य की फॉर्म हो गई हैं। ये मार्शल डांस हैं, इनको विशेष तौर पे आप सब याद रखेंगे। जैसा मैंने आप सबसे कहा, लाठी जो है ये वेस्ट बंगाल का भी है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल का। इसको ध्यान रखिएगा। कुछ एक चीजें इस तरीके की जो कंफ्यूजन वाली होगी उनको हम उसी टाइम रिपीट कर लेंगे ताकि वो आप सबके माइंड में सेट हो। जैसे एक चीज मैंने यहाँ पे वेस्ट बंगाल लिखा है, वेस्ट बंगाल का कीर्तन अगर आप सबसे पूछे किस राज्य से संबंधित है तो आप सबका आंसर होगा वेस्ट बंगाल से। लेकिन अगर आप सबसे पूछा जाए संकीर्तन तो आप सबका आंसर क्या होगा? संकीर्तन को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को के इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस राज्य से है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। किकली भारत के पंजाब राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य से जुड़ा हुआ हो गया है, फोक डांस से संबंधित है। तो यहाँ से हम सबने सीखा कि पंजाब राज्य से आप सबको क्या याद रख लेने हैं यहाँ पे? सबसे पहले भांगड़ा, उसके बाद गिद्दा, उसके बाद किकली, उसके बाद गतका बताया मार्शल नृत्य की फॉर्म, और पांचवा लाठी। ये पांचों आप सबको पंजाब से पांच आप सबको याद रख लेने हैं। लाठी के साथ मैंने आप सबसे कहा कि लाठी जो है वो वेस्ट बंगाल का भी है। यहीं पे वेस्ट बंगाल के साथ मैंने आप सबसे कहा कि अगर आप सबसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कीर्तन तो आंसर क्या करिएगा? वेस्ट बंगाल। जबकि अगर आप सबसे पूछा जाए संकीर्तन तो आप सबका आंसर होगा मणिपुर। संकीर्तन जो है यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। गतका और लाठी दोनों ही मार्शल नृत्य हैं, यानी युद्ध नृत्य की फॉर्म है। लास्ट टाइम आप सबसे उत्तर प्रदेश से पूछा गया था रासलीला, ये ध्यान रखिएगा किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से रासलीला संबंधित हो गया है भाई, ठीक है। और झारखंड से आप एक याद रख सकते हैं सरहुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें वही सीधा सीधा जो एग्जाम में आप सबसे पूछे जाएंगी, सरहुल पूछा जाएगा तो झारखंड आंसर कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज जुगनी फोक म्यूजिक रिलेटेड टू। जुगनी लोक संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? एक लास्ट टाइम आप सबसे पूछा गया था झूरी, झूरी म्यूजिक करके भी आप सबसे पूछा था। ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर क्या करिएगा? ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। जबकि जुगनी जो लोक म्यूजिक है, लोक गीत है, ये किस राज्य का है? तो आंसर होगा जुगनी पंजाब राज्य का लोकगीत हो गया है, पंजाब का। सिक्किम का आप सबको लास्ट टाइम बताया था लोसार या लोसर महोत्सव, अगर आप सबसे पूछे तो आंसर क्या कर दीजिएगा? सिक्किम। इसी के साथ यहां से ये भी कहा था कि ये अरुणाचल प्रदेश में भी है। कहां पे? अरुणाचल। और हमारे ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश था, सिक्किम नहीं था, तो हमने क्या कहा भाई? अरुणाचल प्रदेश जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। असम से क्या पूछ रखा है? असम से है बगुरम्बा। क्या?
बगुरम्बा अगर पूछेगा तो आंसर क्या करिएगा? असम। अगर बिहू आप सबसे पूछे, साल में 3 बार मनाया जाने वाला फेस्टिवल बिहू, असम से। और तीसरा एक क्लासिकल डांस है असम राज्य का, सत्रिया क्लासिकल डांस, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। ये भी किस राज्य से संबंधित हो गया है? असम से। वेस्ट बंगाल से मैंने आप सबसे पहले ही कह दिया है, जो फेमस है वेस्ट बंगाल का उसको कैसे याद रख लेना है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। एक तो कलकत्ता की दुर्गा पूजा है, जो यूनेस्को के इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। कलकत्ता की दुर्गा पूजा ध्यान रखना है। एक आप सबसे कहा मैंने अभी कीर्तन, आप सबको ध्यान रख लेना है। एक आप सबसे कहा लाठी, आप सबको ध्यान रख लेना है। लाठी, ये तीनों किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंसर करिएगा वेस्ट बंगाल। और इसमें मैंने क्या कहा, दुर्गा पूजा जो है ये यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। एक होती है कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिसे ताजमहल यूनेस्को में शामिल है कि नहीं, इसको आप टच कर सकते हैं। अब ये दुर्गा पूजा को आप टच नहीं है, जैसे आप सबसे कहा मणिपुरी जो संकीर्तन जो नृत्य है वो मणिपुर से, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। वो क्या है आपका सांस्कृतिक हो गया है, आपका सांस्कृतिक विरासत आप उसे कह सकते हैं। तो दोनों ही यूनेस्को में शामिल है। इसके साथ साथ यूनेस्को में कालबेलिया राजस्थान का शामिल है। इसके साथ साथ यूनेस्को में जो है आपका दुर्गा पूजा हो गई है, संकीर्तन हो गया है, और रामलीला है, कुंभ का मेला है। ये किसमें शामिल है? ये यूनेस्को की इंटेंजिबल जो लिस्ट है इसमें शामिल है। चलो आगे बढ़ जाएं। जुगनी जो म्यूजिक है किस राज्य से है? पंजाब से। किकली भी किससे था? पंजाब से। नेक्स्ट पे आ जाओ, याओशांग। 3 क्वेश्चन आप सबके आर्ट एंड कल्चर से फिक्स है, पेपर में आने ही है ये क्वेश्चन। Yaoshang, which is celebrated during spring in the month of Falgun, is associated with which of the following state? याओशांग जैसे फाल्गुन के महीने में बसंत के दौरान मनाया जाता है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? याओशांग। और किस महीने में मनाया जाता है? फाल्गुन महीने में। यानी ये जो है एक किस्म का इनका होली वाला फेस्टिवल हो गया है। किस राज्य से जुड़ा हुआ है याओशांग? असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और मणिपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मणिपुर का फेस्टिवल हो गया है। याओशांग किस राज्य से जुड़ा हुआ है? मणिपुर का। मणिपुरी होली फेस्टिवल के रूप में से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। मणिपुर का मैंने आप सबसे कहा, मणिपुर का मणिपुरी जो है ये क्लासिकल डांस है। मणिपुरी क्या है? ये क्लासिकल डांस है मणिपुरी। और दूसरा आप सबसे क्या कहा, यहाँ का युद्ध नृत्य की फॉर्म कौन सी है? संकीर्तन। ये भी मणिपुरी संबंधित हो गया है। महाराष्ट्र से संबंधित आप सब कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान रख लीजिएगा, अक्सर यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं। हरियाणा से फाग। फाग कहाँ का है? हरियाणा का हो गया है फाग। असम से मैंने आप सबसे कहा बिहू, बगुरम्बा और सत्रिया, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है जिनको आप सबको ध्यान रख लेना है। महाराष्ट्र से मुझे बताइएगा कमेंट करके कि महाराष्ट्र से संबंधित 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोक नृत्य के रूप हो गए हैं। महाराष्ट्र से 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोक नृत्य के रूप है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, देखिएगा, सर्च कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं महाराष्ट्र से कौन से हो गए हैं। लास्ट क्लास में आप सबको बताया भी था कि महाराष्ट्र से कौन सा हो गया, एग्जाम्पल में ऑप्शन में भी आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय बैंक रेट। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? बैंक दर किसे कहते हैं? लॉन्ग टर्म रेट एट विच बैंक लेंड्स टू आरबीआई, दीर्घ अवधि दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देना। लॉन्ग टर्म रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक, दीर्घ अवधि की दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंक को उधार देता है। लॉन्ग टर्म रेट एट विच गवर्नमेंट, देखो ये रेपो रेट हो गया है आपका, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, ये किसके? बैंकों से संबंधित है, इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है। तो गवर्नमेंट किसी प्रकार का कर्जा नहीं देता है बैंक को, गलत हो गया है। लॉन्ग टर्म रेट एट विच बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू कस्टमर, ये भी गलत हो गया है। पहले 2 ऑप्शन में से सही आंसर होगा कि लॉन्ग टर्म रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक, दीर्घ अवधि की दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है। एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है भाई? आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे देता है, रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट 6.50% है अभी। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई को जब पैसे की जरूरत है तो वो कॉमर्शियल बैंक से उधार ले लेता है पैसे। ये एट प्रेजेंट अगर आप सब देखेंगे तो 3.35% के आसपास है। एक है बैंक रेट,
बैंक रेट में जो है वो सिक्योरिटी बाय नहीं करता है आरबीआई, ठीक है। रेपो रेट की तरह पैसा देता कौन है? आरबीआई देता है। किसे देता है? कॉमर्शियल बैंकों को ही देता है। रेपो रेट जहां तक मुझे ध्यान है अभी 5.15% के आसपास है, पर ये जो डाटा है ये चेंज होता रहता है, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि आपके एग्जाम में यहाँ से कि कितना है आए, बहुत कम चांसेस है। फिर भी जाते टाइम एग्जाम में आप सब एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी सही आंसर हो जाएगा। दीर्घ अवधि लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई जो बैंकों को पैसा उधार देता है वो बैंक रेट पे देता है। नेक्स्ट पे आओ। Which among the following is an example of indirect tax? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है? एक होता है भाई आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर लगता है, ये कौन सा टैक्स होता है भाई? जैसे कोई टैक्स लगा है आपकी इनकम के ऊपर, आपने कमाया और उसके ऊपर आपका टैक्स लगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया है। जैसे कोई टैक्स लगा है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी पे लगा है कोई टैक्स, जैसे कोई टैक्स आपकी संपत्ति हो गई है, एसेट्स हो गया है ना, मान लो कोई एसेट्स पे टैक्स लगा है, ये क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स है जो आपको देने हैं। इनडायरेक्ट होता है कि ये तभी लगेगा जब आप कोई चीज मान लो खरीद रहे हो, तो जैसे कि क्या हो गया आपका? सेल्स टैक्स हो गया है। जैसे कि क्या हो गया भाई? सेल्स टैक्स हो गया। डायरेक्टली आप इसके जरिए याद रख सकते हैं भाई, ये तब तक आपके ऊपर नहीं लगेगा जब तक आप किसी वस्तु को खरीदेंगे नहीं, है ना। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, देने दोनों ही आपको पड़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया भाई? आपका ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो गया है। ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है। समझ पाए मेरी बात को? आपको जीएसटी भी इसी में शामिल हो गया है। चलो आगे बढ़ाएं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस? शक्ति, जिसका P सिंबल हो गया है, वोल्टेज इसका सिंबल V है, और रेजिस्टेंस इसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं R, के बीच का क्या संबंध है? इनका संबंध आप सबको बताना है भाई। देखो पावर का एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, पावर का एक फॉर्मूला होता है भाई I स्क्वायर R, ठीक है। I का मतलब हो गया है करंट, R का मतलब हो गया है रेजिस्टेंस, I का मतलब क्या है? यहाँ पे करंट हो गया है, जिसकी यूनिट एम्पियर होती है। आप सब जो है ओम्स लॉ के बारे में तो जानते ही हैं, है कि नहीं? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है भाई? आई आर के बराबर होता है। असल में ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है रेजिस्टेंस R, जिसकी यूनिट ओम होती है। अब यहां से अगर आप सब I की वैल्यू निकालें, ये इक्वल का साइन है, ये I है, यहाँ पे ये V है, तो ये R के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो कहां पे जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों? V अपॉन R। अगर हम लोग ये वैल्यू यहाँ I की जगह रख देते हैं, जरा देखिएगा, P इज इक्वल टू I की जगह रखेंगे V अपॉन R, V अपॉन R, लेकिन I का क्या था? स्क्वायर था। इन दोनों का भी क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये क्या है? R, हम लोग ये R यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिएगा R से इसका स्क्वायर कट गया, यानी P इज इक्वल टू क्या बचा? V स्क्वायर अपॉन R। तो ये रिलेशन बन गई है दूसरी। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ओम्स लॉ से आप सब इस रिलेशन को निकाल सकते हैं, और यही आप सबसे पूछी है। वी आर स्क्वायर नहीं होगा, वी अपॉन आर स्क्वायर नहीं होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, जो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखो, Which of the following kingdom has prokaryotic cell type? ये आप सब एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम पढ़ के भी आते होंगे, है ना। तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जो किंगडम है वो जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई? ये सिंगल सेल होते हैं। क्या होते हैं भाई? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को जो है प्रोकैरियोटिक सेल हो गए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और ये किस किंगडम में पाए जाते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटे। तो सही आंसर क्या होगा? मोनेरा में। थोड़ा सा बायो के स्टूडेंट है तो आप सबको ये पता होगा। दो क्वेश्चन साइंस से आने ही हैं आपके एग्जाम में, दो क्वेश्चन साइंस से आने हैं। और क्योंकि जैसा आप सब जानते भी हैं, अगर डेटर प्लस बी में आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि
200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं। अगर आप एसएससी में तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि 100 क्वेश्चन है वो 60 मिनट 1 घंटे में करने, बात एक ही है। तो ये बड़ा रोल इंपॉर्टेंट है जीएस का, तो ये सबसे कम समय में आपको निपटाना होता है भाई। नेक्स्ट देखो, इन विच ओशियन इज द 90 ईस्ट रिज लोकेटेड? 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? इसको क्या कह देते हैं? देखो 90 डिग्री ईस्ट रिज बोल देते हैं या कई बार जो है 90 ईस्ट रिज भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि ये जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री इसके जो पैरेलल आती है, इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसको ऐसा बोल देते हैं। और ये है कहाँ पे भाई? पहला ऑप्शन है अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक, इंडियन और पैसिफिक। तो ये इंडियन ओशियन में है। क्या आंसर हो जाएगा? इंडियन ओशियन। अगर कभी पूछा जाए 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है, देन आंसर कीजिएगा इंडियन ओशियन में जो है 90 ईस्ट रिज स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी इसका सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द चैंडिल डैम लोकेटेड? तो चैंडिल या चंडिल जो बांध है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? चैंडिल डैम जो है, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से आप सब देखिएगा, डैम से ही पूछा जा रहा है। लास्ट टाइम आप सबने पढ़ा होगा उकाई और काकरापारा, उकाई और काकरापारा, ये बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? उकाई और काकरापारा बांध किस राज्य में स्थित है? चलिए, चैंडिल डैम जो है, अगर आप सबसे पूछा जाए कि ये भाई किस नदी पर स्थित है तो आंसर करिएगा ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। सुवर्ण रेखा रिवर हो गई है। और उकाई और काकरापारा जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी हो गई है? ताप्ती। चैंडिल डैम है किस राज्य में? तो ये झारखंड पे स्थित है भाई, झारखंड में स्थित है। और उकाई और काकरापारा ये दोनों कहाँ पे स्थित है? तो आंसर करिएगा ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? ये दोनों ही गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे तो आपसे चैंडिल डैम के बारे में पूछा हुआ है, तो ये कहाँ पे हो गया है आपका? ये झारखंड में है। ऑप्शन क्या आंसर कर देना यहाँ से? डी जो होगा यहाँ पे सही आंसर होगा। पेपर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी से, अगर आप पढ़ के आते हैं नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर प्रोजेक्ट पढ़ के आते हैं, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, तो आप सब वहां से इन क्वेश्चनों को देख के आते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत कम संख्या में। इंपॉर्टेंट है ये। डैम अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% सही हो जाना है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द गारो हिल लोकेटेड? गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किन राज्य में स्थित हैं? गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ पे सर्वाधिक बारिश भी होती है, इसीलिए भी इसको जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां। लास्ट क्लास देखिए हो तो आप सबको पता हो तो अरावली से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अरावली की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित हो गई हैं? ये माउंट आबू के नजदीक हम लोग पढ़ के आए थे, राजस्थान में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी बताई थी आप सबको, गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी भारत में गुरु शिखर, माउंट आबू के नजदीक, 1722 मीटर ऊंचाई के साथ अरावली। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? मेघालय जो है, ऑप्शन बी मार्क कर देंगे, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। एक डैम का पूछा है और एक माउंटेन से आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर में। दो क्वेश्चन ये वाले ज्योग्राफी से आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर, व्हेन डिड द चोरा चोरी इंसिडेंट टेक प्लेस? चोरा चोरी की घटना कहाँ से कब हुई थी? ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से आया है मेरे दोस्तों, हिस्ट्री इतिहास से। और इतिहास में क्वेश्चन सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट है वो गांधी युग को आप सबको पढ़ के आना है। गांधीयन एरा को आप सब पढ़िएगा, गांधी युग को, जहां से पेपर में क्वेश्चन आप सबसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी से संबंधित है। चोरी चोरा की घटना जो है ये कहाँ पे होती है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होती है भाई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये इंसिडेंट होता है। और इसके बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं, इन्होंने एक मूवमेंट चला रखा था, 1920 की बात है। 1920 में महात्मा गांधी ने जो है
सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और एक इंपॉर्टेंट आपका जैसे एक सविनय अवज्ञा आंदोलन है और एक असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 1920 में था महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और 1930 में महात्मा गांधी ने चलाया था सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है आप यूं कह सकते हैं अगस्त 1920 में ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी आंदोलन के चलते जो है चौरी चौरा की घटना होती है फरवरी 1922 में, 4 या 5 फरवरी 1922 को जो है ये घटना होती है, और यहाँ पे जो हिंसक भीड़ थे उसने एक थाने में आग लगा दी थी जिसमें कुछ पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। इसी घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को अपना ये वापस ले लिया था भाई, 11 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो ये समय कब था? 1920। लास्ट टाइम आप सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट जो है ये कब आया था? तो 1919 में आया था। इसी के जवाब में महात्मा गांधी ने, आप यूं कह सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, रॉलेट एक्ट 1919 में आता है, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। तो इन्हीं के जवाब में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, इसी के जवाब में। और चौरी चौरा की घटना इसी दौरान होती है 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और इसी से आहत होकर महात्मा गांधी 11 फरवरी 1922 को जो है अपने इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। चलो 1930 में आप सब जो है एक दांडी यात्रा महात्मा गांधी से संबंधित ध्यान रखेंगे, दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ये ध्यान रखेंगे भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों ही आप सबको ध्यान रख लेने हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। Which among the following was the center of the हड़प्पन civilization? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग पढ़ के आते थे सभी साल आप सबने देखे होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, पता ही होगा आप सबको। सिंधु घाटी सभ्यता, धोलावीरा, लोथल और सुत्का-गेंदोर, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में। लोथल जो है ये तीनों ही जो है ना, धोलावीरा हो गया है, लोथल हो गया है, या सुत्का-गेंदोर, ये क्या थे भाई? ये आप लोग स्मॉल पोर्ट टाउन के रूप में पढ़ के आते हैं। अगर आप सबसे पेपर में पूछा जाए कि बंदरगाह के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो आप सब कहते हैं लोथल और सुत्का-गेंदोर से जो है यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा या मोहनजोदड़ो जो है ये मेजर सिटी थी, ये मेजर प्लेस आप सब कह सकते हैं, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित है। कालीबंगा आप लोग पढ़ के आते हैं, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं? तो यहाँ से आप सबको ध्यान रखने हैं भैया, हल रेखाएं प्राप्त होती हैं। हल रेखाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त होती हैं हल रेखाएं। लोथल से सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य, चावल का क्या लगता है? भोग लगता है। तो अगर आप सबसे पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर क्या करिएगा? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा जो है इकलौता ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसको किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। धोलावीरा गुजरात में स्थित हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन था, यहाँ से क्या ध्यान रखना है? लोथल से सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चावल का भोग लगता है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है और एक घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से हल रेखाएं प्राप्त होती हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य और कालीबंगन से हल रेखाएं प्राप्त हुई। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
When was the Battle of बक्सर फोर्ट? बक्सर का युद्ध कब होता है? अंग्रेजों के हिसाब से दो युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक था बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब होता है? तो आंसर होगा ये 1757 में होता है। इसमें अंग्रेज सेनापति का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है इसमें अंग्रेज सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव इसमें अंग्रेज सेनापति था। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, और इसमें अंग्रेज सेनापति कौन था? तो आंसर करिएगा हेक्टर मुनरो। कौन था भाई? तो हेक्टर मुनरो जो है इसमें अंग्रेज सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज सेनापति था, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव जो है पलासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति था, जो 1757 में लड़ा गया था बंगाल के नवाब के साथ। और दूसरा जो है हेक्टर मुनरो, इस 1764 में बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करता है। तीन सेनाएं जो है वो संयुक्त रूप से थी, जिसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक। मुगल शासक कौन था उस समय? अगर पूछा जाए मुगल रूलर कौन था, तो शाह आलम द्वितीय का नाम ध्यान रखेंगे, शाह आलम द्वितीय। और पेपर में एक क्वेश्चन आएगा कि कब जो है मुगलों ने या फिर अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी, और मुगलों ने कब जो है अंग्रेजों को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था? तो बंगाल का दीवान जो है कब बना दिया था? इसी युद्ध के बाद। बंगाल का दीवान अंग्रेज कब बन गए थे भाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में। ये बहुत बार पेपर में आया है क्वेश्चन, बहुत बार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यहाँ पे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय बंगाल और बिहार की दीवानी सौंप देता है 1765 में, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं अंग्रेज। दोनों युद्ध ही अंग्रेज जीतते हैं, 1757 पलासी और 1764 बक्सर का युद्ध। एक पूरी वीडियो बनाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग सभी युद्ध जो इंपॉर्टेंट है देख यहाँ से पढ़ेंगे, याद करेंगे, और सभी के सभी आप सबको याद कर लेने हैं। बहुत खास है, 100% आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF? लास्ट टाइम आप सबने देखा होगा WTO के ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। अभी जो क्वेश्चन हम सबसे पूछे है IMF के बारे में। IMF पैसे वाले सभी संस्थाएं अमेरिका में स्थित हैं। अगर आप सबसे पूछा जाए IMF का हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक, और किसका भाई? वर्ल्ड बैंक, दोनों का ही मुख्यालय जो है कहां पे स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में जो है दोनों का ही मुख्यालय स्थित है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किस सम्मेलन के बाद, पेपर में सीधा आएगा किस सम्मेलन के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक का जो है वो गठन किया गया था? दोनों आप सबको ध्यान रख लेने हैं। ब्रेटन वुड्स समिट कह लीजिएगा, सम्मेलन कह लीजिएगा। ब्रेटन वुड्स समिट 1944 के बाद जो है IMF और वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे गठन होता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन ये भी आए कि IMF का गठन कब होता है, तो आंसर कर दीजिएगा 1944 में, 1944 में IMF का गठन हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। वाशिंगटन DC दोनों ही पैसे वाली संस्थाएं दोनों अमेरिका में है, IMF भी और वर्ल्ड बैंक भी। दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। नेक्स्ट पे आ जाओ। Who won the Best Actress Award in the National Film Award 2018? क्योंकि हम लोग नर्सिंग का और रेटर प्लस बी का प्रीवियस पेपर यहाँ से कर रहे हैं, तो 2018 का पूछा हुआ है। उसमें श्रीदेवी को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। अभी 2023 नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 याद रखना है, नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 2023 याद रखना है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। अगर आप सबसे पूछे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो आंसर करिएगा कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट। कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। जबकि अगर आप सबसे पूछा जाए यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो आप लोगों के लिए ऑप्शन है भैया अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। तो 2018 का पूछा था, तो श्रीदेवी के प्रीवियस एग्जाम है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवार्ड से भी आना है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद Which amendment added बोडो in the list of recognized language? किस संशोधन ने बोडो को जो है मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा था? सॉरी,
ये आप सबका जो है मान्यता प्राप्त भाषाओं को जोड़ा गया था, यानी यहाँ पे मानक आप यूँ कह सकते हैं भाषाएं हैं। अगर ये आप सबसे पूछे जाए रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज मानक भाषाएं भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में आते हैं, किस अनुसूची में आते हैं, या आप सबसे पूछे जाए अनुसूची शेड्यूल या अनुसूची, तो क्या कहेंगे भैया 8वें शेड्यूल में आती है। टोटल मानक भाषाएं पहले कितनी थी 14, फिर एक ऐड की गई, उसके बाद 3 ऐड की गई, एक और 3 कितनी होती है 4, उसके बाद कितनी ऐड की गई 4। अब टोटल कितनी मानक भाषाएं हैं, तो आप सबका आंसर होगा टोटल 22 मानक भाषाएं हैं। ये एक मानक भाषा जो ऐड की गई थी ये कौन सी थी दोस्तों, ये थी सिंधी भाषा। उसके बाद 3 जो ऐड की गई थी वो कौन सी थी, वो थी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। अभी टाइम है ना, तो टाइम रहते चीजों को अच्छे से तैयार किया जा सकता है, और एकदम से जब एग्जाम सर पे आएगा तो आप सोचेंगे कि छोड़ो यार इसको नहीं कर पाएंगे, और ये वो चीज है जो सिलेक्शन करवाएगी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन सी थी, बोडो, डो से याद करो डोगरी, बोडो डोगरी। उसके बाद एक है संथाली और एक है मैथिली। संथाली और मैथिली जो है ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब ये एक भाषा जो है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड हुई थी, तो इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था 21वां। ये 3 जोड़ी गई थी 71वां। जैसे मैंने कहा 1 और 3 4 होते हैं, 71 और 21 कितने होते हैं 92। तो ये जोड़ी गई थी 4 92वें संविधान संशोधन के कारण में। 21वां कब होता है दोस्तों 1967 में, 71वां कब होता है ये 1992 में, और 92वां संविधान संशोधन कब होता है 2003 में होता है। बस यही भारतीय संविधान का आप सबको याद रख लेना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा, और ये बहुत हल्के से आप यूं नहीं कह सकते बहुत गहराई में पूछे हुए क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक आप सब कह सकते हैं। तो बोडो भाषा को जोड़ा गया था यहाँ पे, जब 4 भाषा एक साथ जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, 92वें संविधान संशोधन वर्ष 2003 में। तो ऑप्शन क्या मार्क कर दोगे यहाँ से, सी सही आंसर हो जाएगा। 21, 71 और 92, 14, 1, 3 और 4। बस पहली एक भाषा जो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन में वो सिंधी थी, 3 मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, और उसके बाद 4 बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। चलो आगे बढ़ाएं क्लास को, नेक्स्ट पे आज। The existence of the concept of a republic in the Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Dash। भारतीय संविधान में गणतंत्र का जो गणतंत्र शब्द जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन बोरोविंग फीचर से आएगा, बोरोविंग फीचर किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। जैसे एक पेपर में आया था सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आ गया है आपका रिपब्लिक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। लास्ट टाइम भी मैंने आप सबसे कहा जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखो। अगर आप सबसे पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर पूछा जाए किस देश के संविधान से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, कंकरेंट लिस्ट, हिंदी में कहते हैं कंकरेंट लिस्ट को, समवर्ती सूची, ये किस देश के संविधान से ली गई है, क्या आंसर करिएगा। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये किससे ली गई है, यूएसएसआर से, रूस से लिया गया है। फंडामेंटल राइट जो है ये अमेरिका के संविधान से, और कंकरेंट लिस्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट किस देश के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संसद होगी, 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा, ये प्रावधान भी जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद। Who was the first chairman of the Fundamental Right Subcommittee of the Constitutional Assembly? संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। दो मैंने आप सबसे कहा था, एक तो मौलिक अधिकार और एक आप सबसे कहा था यहाँ पे माइनॉरिटी। अगर आप सबसे पूछे कि इनके अध्यक्ष कौन थे तो आंसर क्या होगा, इनके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कौन थे भाई, सरदार पटेल अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या किया गया था, 2 उप समितियां बनाई गई थी। तो जो माइनॉरिटी की उप समिति बनाई गई थी, माइनॉरिटी में मुखर्जी हैं। लास्ट क्लास देखो क्या बताया था, माइनॉरिटी में कौन है, मुखर्जी है। और मौलिक अधिकार मिले जब क्या हुई, कृपा हुई, तो क्या याद कराया, कृपलानी, जेबी कृपलानी जो है इस समिति के अध्यक्ष थे। बताया था कि नहीं बताया था, और ये पेपर में पूछ लिया है। यानी यहां से आप सबने देखा
पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल साइंस से 3 क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगर पूछे मौलिक अधिकार और माइनॉरिटी की समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर करना है सरदार पटेल। और अगर पूछे उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, लिखा हुआ ना उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो माइनॉरिटी में मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी। और मौलिक अधिकार सब नागरिकों को मिले, सब पे कृपा हुई, तो जेबी कृपलानी जो है इसके अध्यक्ष थे। चलो नेक्स्ट पे आओ। डेविस कप इज एसोसिएटेड, ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, दो आप सबसे पूछे जाने हैं। डेविस कप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? डेविस कप 1900 से स्टार्ट होता है भाई, और ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो टेनिस से जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखोगे, टेनिस से जुड़ा हो गया है। और आप सब इसके लिए जो है अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। एक आएगा आपका फ्रेंच ओपन, एक होगा आपका यूएस ओपन, और एक होगा आपका लंदन में खेला जाता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम है टेनिस के, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, चारों ग्रैंड स्लैम अवार्ड, 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस के लिए, इनको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में खेला जाता है, यूएस ओपन जो है ये अमेरिका यूएस में खेला जाता है, और एक है जो ब्रिटेन में खेला जाता है, विंबलडन ओपन, ब्रिटेन लंदन में विंबलडन, विंबलडन ओपन कहाँ पे है, ये लंदन में। ये चारों ग्रैंड स्लैम भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आप सबसे किस खेल से संबंधित है, तो आंसर क्या कर दीजिएगा, ये टेनिस से संबंधित हो गए हैं। ठीक है, ये टेनिस से संबंधित है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। Which among the following team was the first one to win the Women's Cricket World Cup? लास्ट टाइम पूछा था वोमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम कौन सी थी, हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप तो क्या था भाई, नीदरलैंड, नीदरलैंड। अब देखिएगा क्रिकेट से पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे, क्रिकेट का एक वोमेन, अगर पूछा जाए कभी महिलाओं का जो है वर्ल्ड कप, और एक आप सब ध्यान रखेंगे मेंस वर्ल्ड कप की, तो महिलाओं का वर्ल्ड कप जो है वो 1973 में होता है सबसे पहली बार, और पुरुषों का जो वर्ल्ड कप है 1975 में होता है। ये वर्ल्ड कप पहली बार कौन सी टीम जीतती है भाई, अगर आप सबसे पूछे महिला का, तो ये इंग्लैंड जीती थी, इंग्लैंड। और अगर आप सबसे पूछे मेंस का सबसे पहले कौन जीता था, तो ये वेस्ट इंडीज की टीम जीतती है, वेस्ट इंडीज। दोनों ने हराया किसे था, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को हराया था भाई दोनों ही टीम ने, इंग्लैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया, वेस्ट इंडीज ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया। 1975 का भी वेस्ट इंडीज जीतता है, 1979 79 का वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज जीतता है, लेकिन 1983 का वर्ल्ड कप जो है ये भारत जीता था। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज को हरा के पहली बार कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीती है 1983 में। तो हॉकी का पहला महिला विश्व कप कौन जीता, नीदरलैंड जीता है। जबकि क्रिकेट का पहला विश्व कप महिलाओं का 1973 में होता है, ये कौन जीता था, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और दूसरा 1975 में पुरुषों का जो विश्व कप हुआ था, इसको कौन जीता है, तो वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को हरा के। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्रिकेट है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है दोस्तों, क्रिकेट है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों का राष्ट्रीय खेल है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलो आज हमारे ये 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब जाते जाते अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से कोर्स को ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।